नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेन्यूर, खाद को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम फर्टिलाइजर को डिस्कस करेंगे। ठीक, फर्टिलाइजर देन बायो फर्टिलाइजर। तो ये आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आपका मेन्यूर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, देन आपका प्लांट न्यूट्रिएंट आ जाएगा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, उसको डिस्कस करेंगे, देन आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो लगभग 2-3 क्लासेस में आपका ये सॉइल साइंस खत्म हो जाएगा। फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सेट अलग से चैप्टर दिया आपके सिलेबस में, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेन्यूर शुरू करते हैं। मेन्यूर होता क्या है, खाद होती क्या है? खाद मतलब कि जो हमारे प्लांट और एनिमल का जो वेस्टेज होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, प्लांट मतलब प्लांट का वेस्टेज क्या, जैसे कि कोई प्लांट, जैसे मान लो आपने घर पे सब्जी काटी है ना, घर पे मम्मा लोग सब्जी काटते हैं, सब्जी काटने के बाद जो वेस्ट बच जाती है वो हम कहाँ डाल देते हैं, जहां पर हमारा जो ट्रेंचेस बना हुआ आता है खाद डालने का, वहां पर। तो वो प्लांट का वेस्टेज हो गया। ठीक है, एनिमल वेस्टेज जिसको हम काउ डंक बोलते हैं, गोबर जिसको बोलते हैं, वो इससे तैयार होता है कि हमारा FIM है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इससे हमारा तैयार होता है मेन्यूर। तो मेन्यूर के अंदर FIM भी आता है, कंपोस्ट भी आता है, ग्रीन मेन्यूर भी आता है, और आपका क्या आता है, वर्मी कंपोस्ट भी आता है। जैसे प्लांट के रेसिड्यूज में क्या आ जाएगा, जैसे कि जो क्रॉप है हमारी उसके रेसिड्यूज होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, उसके स्ट्रॉ होते हैं, मतलब भूसा वगैरह सारा ये भी उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है खाद क्या, किसका वेस्टेज होता है, एनिमल और प्लांट का वेस्टेज। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल का क्या होता है, ये वेस्टेज, प्लांट और एनिमल वेस्टेज। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज होता है ये, प्लांट और एनिमल का क्या होता है, वेस्टेज, जिसको हम कैसे यूज करते हैं, यूज्ड एज ए प्लांट, क्या होते हैं, जिसको हम कैसे यूज करते हैं, यूज्ड एज सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, यूज एज ए सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या होता है ये, प्लांट और एनिमल का वेस्टेज होता है, अवशेष हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। पौधे और जानवरों का जो अवशेष है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, पौधे के पोषण में, न्यूट्रिएंट में। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट में। ठीक है, पादप पोषण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके सोर्स के रूप में इसका यूज करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि खाद क्या है, खाद जो है पौधे और एनिमल का अवशेष है जिसका उपयोग पौधे के पोषण में किया जाता है। ठीक है, पौधे के न्यूट्रिएंट मतलब पौधे के पोषक में किया जाता है, पोषण में किया जाता है। ठीक है, यह क्या है, यह पौधे तथा जानवरों का वेस्ट होता है, पौधे और जानवरों का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको पौधों के पोषक तत्व के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, पौधे और जानवरों का ये वेस्ट है और इसका उपयोग पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेन्यूर है, एनिमल और प्लांट का वेस्टेज है, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। मतलब ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है स्मॉल क्वांटिटी में, और लार्ज क्वांटिटी में क्या हमें देना पड़ता है, ऑर्गेनिक मैटर देना पड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट, सप्लाइज प्लांट न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये कम मात्रा में पौधों को क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, कम मात्रा में। और क्या करते हैं हम यहाँ पर, प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में हम क्या देते हैं यहाँ पर, कार्बनिक पदार्थ, अधिक मात्रा में यहाँ पर जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ को देते हैं, तब हमें जाकर क्या मिलता है, स्मॉल क्वांटिटी में पोषक तत्व, पौधे के लिए पोषक तत्व यहाँ पर मिलते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट मिलते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे लार्ज मात्रा में क्या, लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल क्वांटिटी में क्या मिलते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, कम मात्रा में पोषक तत्वों को सप्लाई करता है, कम मात्रा में पोषक तत्व की आपूर्ति करवाता है, और ज्यादा मात्रा में हमें क्या देना पड़ता है, कार्बनिक पदार्थ।
ठीक है। मैन्योर क्या करता है, कम मात्रा में पोषक तत्व देता है और अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ देता है। ठीक है, अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ देंगे, मान लो 1 टन आपने दिया, 1 टन दोगे तो लगभग कितना 2.93 लगभग 3 kg के आसपास नाइट्रोजन मिलती है। 1 टन कार्बनिक पदार्थ देने पर FIM देने पर मात्र 3 kg तक नाइट्रोजन मिलती है। तो सोचो हमें देना पड़ता है लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन मिलता है कितना, स्मॉल क्वांटिटी में। ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है बल्कि मैन्योर, एक होता है कंसंट्रेटेड मैन्योर। ठीक है, एक बल्कि मैन्योर होता है, ठीक है, बल्कि मैन्योर, एक होता है सांद्र कंसंट्रेटेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं बल्कि मैन्योर की। बल्कि मैन्योर क्या होता है, बल्कि मैन्योर मतलब सीधी सी बात होते हैं, हम ये बल्क इन नेचर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हम देते हैं। जैसे मैंने बोला 1 टन FIM देते हैं तब जाके 3 kg नाइट्रोजन मिलती है, 3 kg से भी कम मिलती है। तो ये बल्क इन नेचर का होता है। लार्ज क्वांटिटी में हम क्या देते हैं, यहाँ पर बल्कि मैन्योर अप्लाई करते हैं और हमें स्मॉल क्वांटिटी में क्या मिलता है, प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। ये कौन कौन सा इसके अंदर आता है, एग्जाम्पल क्या इसके अंदर होता है FIM, ठीक, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर भी इसी में आता है, और आ जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी खाद बोल सकते हो। FIM हो गया आपका, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया और वर्मी कंपोस्ट हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं FIM की। FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, गोबर की खाद जिसको आप बोलते हो। ठीक है, सीधे सीधे गोबर की खाद इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो FIM है, गोबर की खाद है, ये इसके बारे में पूरा हम डिटेल अभी समझेंगे कि FIM जो है फार्म यार्ड मैन्योर है वो क्या है। तो सबसे ज्यादा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है या सबसे ज्यादा प्रचलित है ऑर्गेनिक मैटर FIM। क्लियर है, सर्वाधिक प्रचलित है। ये किससे बनता है, तो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये किससे बनता है, डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये किस पदार्थ से मिलकर बनता है, किस उत्पाद से मिलकर बनता है। तो ये बनता है डंक से, मतलब गोबर से, फिर यूरिन यूरिन मतलब मूत्र से, फिर आ जाता है लिटर मतलब बिछोना होता है। बिछोना का मतलब होता है, एक तो डंक गोबर हो गया गाय भैंसों का, पशुओं का, फिर उसका मल मूत्र हो गया। लिटर मतलब बिछोना, मतलब जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर जो भी भूसा वगैरह नीचे जो बिछोना इनका होता है बिछाने के लिए यूज करते हैं, उसको भी हम ले लेते हैं। देन फिर होता है वेस्ट फोडर, ठीक है, वेस्ट फोडर। ये 4 चीजें लगभग इसमें यूज होती है। वेस्ट फोडर मतलब चारा, मतलब जो बिखरा चारा है या जो बचा हुआ चारा है, खाने के बाद जो बच जाता है ना, बचा हुआ चारा, पशुओं को आपने चारा दिया और जो बच गया मतलब वो वेस्ट हो गया, इन सबको मिलाकर ही क्या करते हैं, इन सबको सड़ाकर बनाया जाता है FIM। ठीक है, FIM बनाया जाता है। अब FIM बनाने के लिए ट्रेंच की जरूरत पड़ती है, गड्ढे की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेंच जो है, ट्रेंच की साइज की बात करते हैं, ट्रेंच मेथड। ठीक है, ट्रेंच मेथड जो है गड्ढा मेथड है, और ये किसने दी थी, CN आचार्य ने। किसने दी, CN आचार्य ने दी, और ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, बेस्ट मेथड है, CN आचार्य ने इसको दी। अब इसमें साइज क्या रखते हैं, ट्रेंच की साइज की बात करें तो लंबाई इसमें रखते हैं 6 to 7.5 मीटर। ठीक है, विड्थ मतलब चौड़ाई इसमें रखते हैं 1.5 से 2 मीटर।
और डेप्थ इसमें रखते हैं लगभग 1 मीटर, ठीक। और इसमें हिप जो होता है, हिप की जो साइज है, लेंथ है, वो कितनी रखते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब जैसे मान लो ये आपका गड्ढा है, ठीक, ये गड्ढा है, इस गड्ढे से ऊपर, इस गड्ढे से कितना ऊपर, लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर आपको क्या रखना है, हिप रखना है। ये सरफेस से जमीन है, जमीन से भी 45 से 60 सेंटीमीटर इसको ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, ठीक। और जो ऊपर उठा हुआ है ना, इसको, ये कच्चा मटेरियल लेता है, इसको हटा के नीचे वाला यूज करते हैं हम फील्ड के अंदर, ठीक। तो ये साइज हो गई, ये बेस्ट मेथड है, CN आचार्य ने इसको दिया है। कितने समय में प्रिपेयर हो जाती है, प्रिपेयर टाइम, तैयार कितने समय हो जाती है, तो लगभग 4 से 5 मंथ में, ये 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है, ठीक। 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। लगभग 10 से 20 टन FIM चाहिए, कितना, फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 20 टन FIM की आवश्यकता होती है, ठीक। इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइड बिफोर 15 डेज ऑफ सोइंग। बुआई के 15 दिन पहले इसको खेत में अप्लाई करते हैं, बुआई के 15 दिन पहले खेत में देना चाहिए। क्यों 15 दिन पहले, क्यों 15 दिन पहले दे देंगे तो क्या होगा कि जो इमोबिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा, इमोबिलाइजेशन को अवॉइड कर देंगे। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है चोक होना, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो चोक हो जाते हैं अगर हम सोइंग के टाइम पे दे देंगे। तो 15 दिन पहले देंगे तो अच्छे से क्या होगा, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे और प्लांट को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो 15 दिन पहले इसको दे देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं, NPK की बात करते हैं, तो याद रखना क्या, 0.5, 0.25 देन 0.5। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका ये है बच्चा कि जब अपन छोटे थे, है ना, आप लोग ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा होगा, पहले 58 रुपीज का सिक्का चलता था, 58 का और 54 का, 25 पैसे का और 50 पैसे का सिक्का चलता था, है ना। मैंने वो देखा है, शायद आपने देखा होगा, मे भी आपने भी देखा होगा, आप में मुझ में डिफरेंस ज्यादा है नहीं एज में। तो इसको आप 58, 54, 58 से याद रख सकते हो, 58, 54, 58। FIM क्या है, 58, 54, 58, 0.50, 0.25, 0.50, 58, 54, 58 से आप याद रख सकते हो। क्लियर है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अब कंपोस्ट की। इसका मतलब भी होता तो खाद ही है हिंदी में, है ना, इसका मतलब भी हिंदी में क्या होता है, खाद ही होता है। तो ये किससे बनता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म वेस्ट, फार्म वेस्ट, ठीक है। किससे बनता है, ये फार्म वेस्ट से तैयार किया जाता है, ठीक है। जो फार्म वेस्ट मतलब कि जो हमारा फार्म है, फार्म वेस्ट से तैयार किया जाता है, फार्म वेस्ट से तैयार किया जाता है। अब फार्म वेस्ट में क्या क्या है, फार्म वेस्ट में आपका आ जाएगा क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यूज, फसल अवशेष, फसल अवशेष। फसल अवशेष में क्या, लाइक फसल अवशेष में आ जाएगा आपका शुगर केन ट्रेस, क्या आ जाएगा, शुगर केन ट्रेस, मतलब शुगर केन की सूखी सड़ी गली पत्तियां हैं वो। फिर आ जाएगा पेडी स्ट्रा, क्या आ जाता है, पेडी स्ट्रा, और अदर क्रॉप स्ट्रा, अदर क्रॉप स्ट्रा बोल सकते हो। इन सब से बनता है, ठीक है, पेडी स्ट्रा या अदर क्रॉप स्ट्रा से। मतलब गन्ने के जो अवशेष है वो पेडी के जो भूसा है उससे, और अदर क्रॉप का जो भूसा है उससे। स्ट्रा मतलब डंठल वगैरह। तो हिंदी में क्या लिखोगे, गन्ने का जो सड़ी गली पत्तियां हैं, पेडी स्ट्रा मतलब जो हमारे धान है, धान की जो भूसा है या डंठल है उससे, और बाकी फसलों के धान भूसा है उससे यह तैयार किया जाता है। क्लियर है, इससे तैयार किया जाता है। अब इसको तैयार करने की 2 मेथड है, एक है इंडोर मेथड, और भी सारी मेथड है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कई सारी मेथड है इसको तैयार करने की, चलिए, ठीक है। कौन कौन सी मेथड है, इंडोर मेथड है, बेंगलोर मेथड है, नाडेप मेथड है, ADOC मेथड है, कई सारी मेथड है इसको तैयार करने की। क्लियर, ADOC मेथड वगैरह बहुत सारी मेथड है इसको तैयार करने की। मैं देखता हूँ मेरे पास इसकी इमेज है कि नहीं, चलिए, ठीक है। कई सारी मेथड्स यहाँ पर यूज होती है, मेनली जो है इंदौर मेथड है और बेंगलोर मेथड है।
इंदौर मेथड जो है एल्बर्ट हावर्ड ने दी है, और जो CN आचार्य जो बेंगलोर मेथड है वो CN आचार्य साहब ने दी है। मैं भी शायद नहीं होगा मेरे पास, ठीक है, मैन्योर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, ये है मैन्योर है यहाँ पे, ठीक। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये वाला जो है इतना हीप ऊपर उठा के रखते हैं, है ना, ये जो हीप आप दिख रहा है ना इतना ऊपर रखते हैं, ये FIM का है, मतलब वही 45 से 60 सेंटीमीटर इतना उठा के रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और डायग्राम देख लो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अभी मैं आपको कंपोस्ट बता रहा था, ठीक है, ये कंपोस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, और इसमें कंपोस्ट का ये डायग्राम भी देख लेना, ये ठीक है। ये देखो कंपोस्ट की जो मेथड है ना बच्चा, ये कंपोस्ट बनाने की मेथड है, टाइप ऑफ कंपोस्टिंग। एक है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड ये रूरल कंपोस्टिंग है, ठीक है, ग्रामीण है। लिख देता हूँ इंदौर मेथड, हिंदी में मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये इंदौर विधि, इंदौर विधि, और ये जनरली कहाँ यूज होती है, ग्रामीण में। ग्रामीण कंपोस्ट भी बोलते हैं इसको। और ये किसने बनाए थे, एल्बर्ट हावर्ड। एल्बर्ट हावर्ड ने 1931 में इसको बनाया था, इंदौर विधि को, ठीक है। एक ये विधि है। दूसरी है बेंगलोर, बेंगलोर विधि। इसको किसने बनाया, CN आचार्य ने। CN आचार्य ने बनाया कब, 1939 में। और ये बेस्ट मेथड है कंपोस्टिंग की, बेस्ट मेथड है कंपोस्टिंग की, याद रखना, इंडिया में, ठीक। इसके अलावा कोयम्बटूर मेथड है, एंस्टीड मेथड है, ADOC मेथड है। इसको हचिनसन और रिचर्ड ने 1921 में बनाया था। नाडेप, नाडेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाडेप। नाडेप मेथड ये किसने बनाया, ये बनाया है एनडी पंधारी पांडे, एनडी पंधारी पांडे। देखो एनडी पंधारी पांडे, अब नाडेप का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो बच्चा नाडेप का फुल फॉर्म जो है ना वो इस साइंटिस्ट के नाम पर ही है। इनका नाम है नारायण देवटियो पंधारी पांडे, ठीक है, नारायण देवटियो पंधारी पांडे। इससे NA से आ जाएगा ना, ठीक, ये डे से आ जाएगा, DO से आ जाएगा डी, और पंधारी पांडे, P से आ जाएगा पंधारी पांडे। तो नाडेप जो है इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है जिन्होंने ये नाडेप मेथड बनाई है, ठीक है। बाकी NRL मेथड है, फास्फो कंपोस्ट मेथड भी है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और EM मेथड है। EM मेथड का फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछा जा सकता है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथड भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब कंपोस्ट में आपको क्या देखना है, इसकी कंपोस्ट में देखो ये कंपोस्ट कैसे बनाते हैं ये देख लेना, ये ठीक है। इतनी लेयर्स, पहली लेयर्स में यहाँ पर जो भी है ट्रेसेस वगैरह डाल देते हैं, फिर पानी अप्लाई करते हैं, फिर ट्रेसेस वगैरह डाल देते हैं, फिर पानी अप्लाई करते हैं, फिर ट्रेसेस दे देते हैं, फिर पानी। इस तरीके से पूरा फ्रीक्वेंटली वाटरिंग इसमें देते रहते हैं। इसको गीला ह्यूमिड रखते हैं, गीला नहीं रखते, ह्यूमिड रखते हैं, मॉइस्ट इसके अंदर रखा जाता है। तो हमसे कोई मेथड नहीं पूछेंगे, इसलिए ये अपने लिए जरूरी नहीं है, बट इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है ये पूछा जाएगा। तो NPK क्या होता है इसके अंदर, NPK होता है 0.5 NPK याद रखना, NPK कितना होता है, इसमें होता है 0.50, ठीक है, 0.15 और 0.50। कंपोस्टिंग में इतना होता है। कंपोस्टिंग के बाद आता है हमारा क्या, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर, ठीक, हरी खाद, क्या बोलेंगे, हरी खाद, ठीक है। इसका भी मे भी डायग्राम होगा शायद हरी खाद का, ये ठीक, कहाँ गया, ये देखो हरी खाद। देखो यहाँ पर ये ट्रैक्टर से इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। हरी खाद क्या होता है, ग्रीन जो मैन्योर है वो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हरी खाद को फील्ड के अंदर लगाते हैं, और फ्लावरिंग जब आ जाती है इसकी, जब फ्लावरिंग आ जाती है तब इसको उसी फील्ड के अंदर मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। और मिलाने का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा क्या करती है, स्पेशली नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करने का काम करती है, नाइट्रोजन सप्लाई करती है सोइल के अंदर, ये हरी खाद। और ये हरी खाद कैसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, इनके अंदर क्या होना चाहिए, लेग्यूम्स होना चाहिए, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, इस जैसे मान लो प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, नोड्यूलिंग होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे गठाने होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गठाने क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। तो ये कैसी क्रॉप होनी चाहिए, लेग्यूम क्रॉप होना चाहिए, लेग्यूम क्रॉप, है ना, कैसी होनी चाहिए, लेग्यूम क्रॉप होना चाहिए, जैसे पल्सेस होती है ना,
पल्सेस लेग्यूम क्रॉप होती है, जैसे कि अपना ऑयल सीड में सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, ये भी क्या है, लेग्यूम क्रॉप है। दूसरा, इनमें क्या होना चाहिए, नोड्यूलेशन होना चाहिए। नोड्यूलेटिंग, नोड्यूलेटिंग मतलब क्या होनी चाहिए, गठाने, इसमें गठान होनी चाहिए। गठान मतलब ये राइजोबियम की गठाने होती है। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है, ठीक है। और इसको कब हार्वेस्ट करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में। फ्लावरिंग स्टेज में क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं, सॉइल के अंदर इसको मिला देते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योर ऐसी फसल होती है जिनको फील्ड में लगाते हैं, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है तब उसको उसी फील्ड के अंदर मिला देते हैं। और कौन सी फसल होनी चाहिए, ऐसी फसल, लेग्यूम फसल होनी चाहिए, और उनके अंदर घटाने होनी चाहिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है। तो ये हमारा जो अगली फसल में हमें जो 25% नाइट्रोजन कम देना पड़ता है, ये नाइट्रोजन फिक्स का काम करती है, ठीक है। ये आप दिख रही है सने की फसल है। ये दो प्रकार का होता है, इन सिटू ग्रीन मैन्योर, इन सिटू ग्रीन मैन्योर, ठीक है, और एक्स-सिटू ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर मतलब इन सिटू हरी खाद और एक्स-सिटू हरी खाद, दो तरीके की ये है, ठीक है। इन सिटू हरी खाद और एक्स-सिटू हरी खाद। इन सिटू हरी खाद में सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आता है, इन सिटू हरी खाद का मतलब क्या है, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड डिकम्पोज्ड इन द सेम फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो करना है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ green manure crop and decomposed in the same field, in the same field, उसी फील्ड के अंदर इसको मिला देते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। डिकम्पोज लिखो या इनकॉर्पोरेट लिखो। ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लगाना और उसको उसी फील्ड के अंदर, उसी खेत के अंदर मिला देना, इन सिटू ग्रीन मैन्योर कहलाता है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर फसल को लगाना तथा उसे उसी खेत में मिला देना इन सिटू कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन हेम्प, इसको हम बोलते हैं सनई, ठीक है। और ढेंचा, क्या है, ढेंचा, और काउपी जिसको हम लोबिया बोलते हैं। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, ये ग्रीन लीफ मैन्योर होता है। ये क्या होता है, ग्रीन लीफ मैन्योर होता है, हरी पत्ती खाद होता है, ये हरी पत्ती खाद होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियों को लाकर खेत में मिलाया जाता है। मतलब बाहर से लाके मिला रहे हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। जो पेड़ होते हैं जैसे नीम हो गया, करंज हो गया, ग्लेरिसीडिया हो गया, सुबबुल हो गया, इनकी पत्तियां तोड़ के लाकर खेत में मिला देते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योर। तो यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, नीम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में नीम आ जाएगा आपका, ठीक, नीम, ठीक है। और आ जाएगा सुबबुल आ जाएगा, ग्लेरिसीडिया, ग्लेरिसीडिया, करंज, ये सारे पेड़ आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन, पत्तियां लाकर मिला देना। अब बात कर लेते हैं कुछ सनहेम्प की। सनहेम्प नाम क्या है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ठीक है। क्या नाम है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। देखो ये 60 डेज में तैयार हो जाती है, ठीक, 60 डेज में तैयार हो जाती है। ड्राई मैटर की बात करें, ड्राई मैटर कितना प्रोड्यूस करती है, तो ये लगभग 30.6 टन पर हेक्टेयर ड्राई मैटर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना फिक्स करती है, तो 134 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये एक्युमुलेट करती है। इसमें एनपीके की बात करें तो एनपीके इसमें होता है 2.3, 0.5 और 0.80, इतना नाइट्रोजन ये इसके अंदर होता है, ठीक है। ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रॉप्स है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण
उम्दा उम्दा फसल है, ग्रीन मैन्योर के लिए सबसे उम्दा फसल है, मतलब सबसे अच्छी फसल मानी जाती है ग्रीन मैन्योर के लिए सनई। दूसरा बात करते हैं हम ढेंचा की। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, ढेंचा की। चलो, ढेंचा जो है ये भी 60 डेज में तैयार हो जाता है। ठीक है, ये ड्राई मैटर कितना प्रोड्यूस करता है, ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है ये 23.2 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, ये कितना नाइट्रोजन 133 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एक्युमुलेट करता है। एनपीके की बात करें इसमें तो इसमें होता है 3.5, 0.6 और 1.2 ये नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेम नोड्यूलिंग और एक होता है रूट नोड्यूलिंग। मतलब एक होता है तना गांठ वाला, तने में गांठ होगी, एक में होगी जड़ में, जड़ गांठ वाला। इसको बोलते हैं सस्बेनिया रोस्टेटा और ये होता है सस्बेनिया एकुलिएटा। ठीक है, सस्बेनिया रोस्टेटा और सस्बेनिया एकुलेटा, हिंदी में भी सस्बेनिया रोस्टेटा, सस्बेनिया एकुलेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये हो गया हमारा ग्रीन मैन्योर। इसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, क्या आता है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, तो ये बनता है किससे, अपना क्रॉप रेसिड्यूज प्लस डंक, क्रॉप रेसिड्यूज प्लस गोबर विथ थी अर्थवर्म। ठीक है, किससे बनता है, प्रिपेयर्ड बाय किससे तैयार होता है, तो ये होता है क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, एंड डंक मतलब गोबर विथ अर्थवर्म। ठीक है, तो फसल अवशेष गोबर और के साथ अर्थवर्म किससे बनता है, ये फसल अवशेष और गोबर के साथ केचुए, इससे ये तैयार किया जाता है। पीएच इसमें कितना होता है, पीएच लगभग 6.5 से 7 इसमें पीएच रखा जाता है। टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर रखा जाता है। बेस्ट अर्थवर्म की बात करें तो एसिनिया फोइटिडा, नाम क्या है उसका, एसिनिया फोइटिडा इसका नेम है, एसिनिया फोइटिडा। एसिनिया फोइटिडा इसका नाम है। क्लियर है। इसमें एनपीके कितना होता है बच्चा, एनपीके की बात करो तो 3, 1 और 1.5, कितना 3, 1, 1.5 यहाँ पर एनपीके होता है। फिर नाइट सॉइल में कितना होता है, नाइट सॉइल ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसको बोलते हैं, है ना, जो ह्यूमन का मलमूत्र होता है उसमें एनपीके कितना होता है, उसमें एनपीके होता है 55, 40, 20। ठीक है, 55, 40, 20 मतलब 0.5, 4 और 2। फिर आता है सीप एंड गोट मैन्योर, मतलब भेड़ और बकरी की खाद में कितना होता है एनपीके, भेड़ और बकरी की खाद में होता है बच्चा 3, 1, 2। पोल्ट्री मैन्योर में, मुर्गी की खाद में एनपीके कितना होता है, मुर्गी की खाद में होता है 3.03, 2.63 और 1.4। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड मैन्योर के बारे में। कंसंट्रेटेड मैन्योर का मतलब होता है सांद्र खाद। क्या होता है, सांद्र खाद। जनरली इसमें क्या आ जाते हैं, केक्स आ जाते हैं। ठीक है, सनफ्लावर केक आ जाता है, ग्राउंडनट केक आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। क्लियर। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मैन्योर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोर देन
बल्की मैन्योर। यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होगा वो बल्की मैन्योर से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, बल्की मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं। मैं आपको यहाँ पर टेबल बता देता हूँ, ठीक है, वो आपको देख लेना है। ठीक, क्लियरली विजिबल है कि नहीं? ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ देखो, ये पूरा हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे जस्ट आपको कंसंट्रेटेड वाली टेबल दिखा देता हूँ, उसमें आपको ही करना है। देखो ये क्लियर है, ये कंसंट्रेटेड वाली टेबल है। इसमें ये क्या कि यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड है ये हायर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं किस कंपेयर से? बल्कि से, ठीक है। नीम क्या? रिड्यूस्ड नाइट्रिफिकेशन मीन्स यूज्ड एज ए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स। मतलब नीम जो होता है वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के रूप में काम करता है। मतलब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसको ये कम कर देता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको फर्टिलाइजर के अंदर। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट कंटेंट इन केक्स में, सनफ्लावर केक में कितना होता है? 7.9 लगभग डिकॉर्टिकेटेड है, याद रखना। 7.9 नाइट्रोजन होता है, 2.2 फास्फोरस और पोटास इतना। ग्राउंडनट केक का जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ग्राउंडनट केक का 7.3 होता है नाइट्रोजन, कोकोनट का 3, नीम केक का देखो 5.2, लिंसीड केक का 5.5, नाइजर का ये। अब जो कस्टर्ड केक है, कॉटन सीड है केक है, नीम केक है, आर नॉन ईडेबल केक। ये नॉन ईडेबल, इनको हम खा नहीं सकते। ये भी ध्यान रखना कि कस्टर्ड केक है, कॉटन सीड है और नीम है, ये नॉन ईडेबल है। बाकी ये सारा आपको याद रखना। इसमें जो मेजर है जैसे सनफ्लावर है, ग्राउंडनट केक है, नीम केक है, इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे किसकी? फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर क्या होता है और कौन कौन से फर्टिलाइजर और उसमें कितना क्या कंटेंट पाया जाता है, वहां से क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे तो बच्चा लोग अब हम बात कर रहे हैं किसकी? उर्वरक की। ठीक है, मैन्योर हमारा कंप्लीट हमने कर लिया, अब बात करेंगे उर्वरक। ठीक, जो मैन्योर था वो बिल्कुल नेचुरली था, जो हमारे एनिमल और प्लांट के जो अवशेष थे, जो रेसिड्यूज थे, उससे मिलकर बनाया जाता था। अब जो उर्वरक है ये आर्टिफिशियली है, लैब में तैयार किया जाता है। मतलब ये जो है हमें लार्ज मात्रा में, लार्ज प्रोपोर्शन में क्या देता है? प्लांट न्यूट्रिएंट देता है। मतलब ये इनऑर्गेनिक नेचर का रहता है, ये अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, अकार्बनिक प्रकृति का होता है और ये हमें लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है। मतलब लार्ज प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करवाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा बच्चा? फर्टिलाइजर का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर क्या है? सप्लाई वन और मोर न्यूट्रिएंट। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। फर्टिलाइजर जो होता है या क्या होता है? इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, अकार्बनिक प्रकृति इसकी होती है। ठीक है, अकार्बनिक प्रकृति होती है, अकार्बनिक प्रकृति का ये होता है। मतलब इसको तैयार कहाँ किया जाता है? लैब में इसको तैयार किया जाता है। क्लियर है? अकार्बनिक नेचर का होता है और ये क्या करता है? फर्टिलाइजर जो क्या करता है? सप्लाई करते हैं। फर्टिलाइजर सप्लाइज वन और मोर न्यूट्रिएंट, वन और मोर न्यूट्रिएंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब ये अकार्बनिक प्रकृति का होता है और ये एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उनको अधिक मात्रा में अवेलेबल करवाता है। ठीक है, ये अकार्बनिक नेचर का होता है और एक से ज्यादा पोषक तत्व को अधिक प्रोपोर्शन, मतलब अधिक अनुपात में देता है, अधिक अनुपात में सप्लाई करता है, आपूर्ति करवाता है या देता है। ठीक है, ये उर्वरक होता है, मतलब ये फर्टिलाइजर होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासीफाई अगर इसकी बात करूं, क्लासिफिकेशन क्या है? अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको दिखेंगे उर्वरक। तो वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें जो है फर्टिलाइजर, जैसे क्या होता है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है, स्टेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्टेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्टेट फर्टिलाइजर। एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, एक होता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर। एक होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, एक होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर।
हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो स्ट्रेट उर्वरक लिख लेना है, इसको कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जटिल उर्वरक लिख सकते हो, मिक्स को मिश्रित उर्वरक लिख सकते हो, कंपूर्ण को पूर्ण या संपूर्ण उर्वरक लिख सकते हो। यहाँ पे निम्न विश्लेषण फर्टिलाइजर उर्वरक बोल सकते हो और उच्च विश्लेषण फर्टिलाइजर बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी नोट्स में आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। स्ट्रेट मिल सकते हो बिल्कुल, मतलब सिंगल फर्टिलाइजर जिसमें मिलता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें जटिल कई सारे मिलेंगे आपको। मिक्स मतलब यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है वो मिक्स रहेंगे, चाहे एनपीके हो या कुछ हो। कंप्लीट मतलब जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट इसमें सभी के सभी पाया जाए, ठीक है। संपूर्ण उर्वरक बोलेंगे। निम्न एनालाइसिस फर्टिलाइजर मतलब जिसमें 25% से कम नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फिर जो भी है 25% से कम उसमें न्यूट्रिएंट हो। हाई एनालाइजिंग जिसमें 25% से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, वो कौन सा है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टेट फर्टिलाइजर में आ जाता है हमारा यूरिया, जिसमें क्या हो, स्टेट का मतलब होता है ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ओनली वन मेजर न्यूट्रिएंट, जिसमें हमारा आ जाता है यूरिया, क्योंकि यूरिया में क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन, जिसमें केवल एक ही क्या हो, मुख्य न्यूट्रिएंट हो, क्या हो, पोषक तत्व हो, क्या हो, केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व हो, ठीक है। एक ही पोषक तत्व जिसके अंदर हो, न्यूट्रिएंट हो, उसको बोलते हैं हम स्टेट फर्टिलाइजर, जिसमें आ जाता है यूरिया, यूरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वन और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट, जिसमें क्या हो, वन और मोर मेजर न्यूट्रिएंट हो, मेजर न्यूट्रिएंट हो। वन और मोर मेजर न्यूट्रिएंट में आ जाएगा अपना डीएपी। डीएपी में 18-46, 18% नाइट्रोजन होता है, 46% क्या होता है, वहां पर फास्फोरस पाया जाता है। तो जिसमें एक से ज्यादा मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं वो है डीएपी, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, एक से ज्यादा मुख्य पोषक तत्व जिसमें होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिक्स्ड मतलब जिसमें क्या हो, मिक्स्ड पोषक तत्व, मिश्रित पोषक तत्व हो, मिश्रित पोषक तत्व उसमें मिले, ठीक है। मिक्स्ड न्यूट्रिएंट उसमें हो, वो आ जाएगा आपका मिश्रित में। एनपीके ले लो, तीनों जिसमें होते हैं न्यूट्रिएंट, मतलब एनपीके तीनों जिसमें उसको मिश्रित बोलेंगे। फिर कंप्लीट मतलब ऑल थ्री मेजर न्यूट्रिएंट, ऑल थ्री मेजर न्यूट्रिएंट अगर है, अगर ऑल थ्री मेजर न्यूट्रिएंट है, सभी तीन मुख्य पोषक तत्व अगर उसमें है तो उसको भी क्या बोलेंगे, एनपीके। एनपीके तीनों पोषक तत्व अवेलेबल होना चाहिए। लो एनालिसिस का मतलब होता है लेस देन 25% क्या हो, न्यूट्रिएंट हो, ये किसमें होता है, एसएसपी। और मोर देन 25% अगर न्यूट्रिएंट है तो उसको हम बोलेंगे यूरिया, क्योंकि इसमें 46% आपको मिलेगा। तो ये हाई हो जाएगा। कंप्लीट में तीनों मेजर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, मिक्स में मिश्रित कोई से भी हो सकते हैं, एनपीके तीनों हैं। कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा मेजर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, डीएपी में होता है 18-46, और सिंगल जो न्यूट्रिएंट अगर मेजर न्यूट्रिएंट है तो वो है यूरिया। इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। यहाँ से क्वेश्चंस किसी आरयू या एसडीओ किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन कोई सा भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर को जो क्लासिफाई किया गया है, फर्टिलाइजर उर्वरक को जो क्लासिफाई किया गया है उसको देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है नाइट्रोजनस, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, नत्रजन उर्वरक। दूसरा है फास्फेटिक फर्टिलाइजर, फास्फोरस उर्वरक। फिर तीसरा है पोटासिक फर्टिलाइजर, इसमें आ जाएगा पोटास फर्टिलाइजर, पोटास उर्वरक, पोटासिक उर्वरक बोल सकते हैं, ठीक है, पोटासिक और फास्फेटिक उर्वरक, ठीक। ये तीन प्रकार है। कॉम्प्लेक्स उर्वरक भी होता है पर मेजर हमें तीन ही पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस उर्वरक की। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नत्रजन उर्वरक की बात करते हैं, नाइट्रोजन की, नत्रजन की। तो बच्चा लोग ये प्लांट में
दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। दो तरीके से प्लांट इसको लेते हैं। किस किस फॉर्म में प्लांट इसको लेता है? एक तो लेता है NO3 फॉर्म में, NO3 माइनस, एक लेता है इसको NH4 प्लस फॉर्म में, और दोनों फॉर्म में भी ये मिलता है। तो ये वाला जो फॉर्म है NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट फॉर्म। और ये होता है अमोनिया, ये अमोनिया फॉर्म में लेता है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। और अल्टीमेट सोर्स क्या है नाइट्रोजन का? अगर पूछे कि अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स क्या है नाइट्रोजन का? मतलब कि नाइट्रोजन के लिए जो मुख्य सोर्स है वो कौन सा है? तो वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन रहती है। कितनी है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। मतलब कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है नाइट्रोजन के लिए एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम नाइट्रोजिनस की, अब इसमें नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात करते हैं। किसकी? नाइट्रेट फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रेट फॉर्म वाला नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? किस फॉर्म में लेता है? NO3 माइनस। ये जो फर्टिलाइजर होता है बच्चा, ये बेसिक नेचर का होता है, याद रखना। ये क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। मतलब pH इसका जो होता है 7 से ज्यादा होता है, ठीक है, 7 से ज्यादा होता है। दूसरा, इसमें जो है लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस, ठीक है। निच्छालन बोल सकते हैं, लीचिंग मतलब निच्छालन, और विनाइट्रीकरण से क्या होता है? लॉस होते हैं। निच्छालन, निनाइट्रीकरण, लॉसेस, ठीक है, हानि होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है? पहला आ जाएगा यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है 16%, ठीक। दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 15.5%। एक और होता है C, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो इसमें होता है 13% नाइट्रोजन, और इसमें K2O भी होता है, वो होता है 44%। 44% इसमें K2O भी होता है, पोटास भी होता है, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम फर्टिलाइजर 44% होता है, नाइट्रोजन 13% होता है। ये तीन है। इसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं, साल्ट पीटर भी कहा जाता है। किसको? पोटेशियम नाइट्रेट को। क्लियर? ये तो हो गया नाइट्रेट फर्टिलाइजर। दूसरा हमने बोला अमोनियम फर्टिलाइजर, ठीक है। अमोनियम उर्वरक, अमोनियम फर्टिलाइजर। अमोनियम फर्टिलाइजर में ये एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। इसका जो नेचर होता है वो अम्लीय नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। ये सुटेबल फॉर वाटर लॉगिंग, जल भराव कंडीशन, जैसे राइस की फील्ड होती है, राइस के अंदर, ठीक है, मतलब जल भराव की अवस्था में उपयुक्त, जल भराव की अवस्था में उपयुक्त होता है। जैसे राइस में अक्सर जो है अमोनिकल फॉर्म में देते हैं हम। धान के अंदर जो
नाइट्रोजन देते हैं वो अमोनिया फॉर्म में ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर देंगे तो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा, तो अमोनिया फर्टिलाइजर बेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो लॉसेस होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटिलाइजेशन से होता है। वोलेटिलाइजेशन, ठीक है, मतलब विनाइट्रीकरण, वोलेटिलाइजेशन मतलब वाष्पीकरण, वाष्पन बोल सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर लॉसेस होते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन आप लोग को तो 20.5% नाइट्रोजन और सल्फर इसके अंदर होता है 24.5%। ठीक है, ये मोस्ट सूटेबल है किसके लिए? पेडी क्रॉप के लिए। पेडी है, शुगर केन है, उनके लिए ये बेस्ट होता है। ठीक है, करने के लिए शुगर केन के लिए बेस्ट होता है। दूसरा है इसमें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में आप नाइट्रोजन देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 25.5%। ठीक है, चलिए फिर आता है एनहाइड्रस अमोनिया, तीसरा जो है एनहाइड्रस। अरे यार, अनहाइड्रस अमोनिया। अनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, अनहाइड्रस अमोनिया। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 82%, हाईएस्ट इसी में होता है। बट ये जो होता है लिक्विड होता है ना, अनहाइड्रस है, मतलब एनहाइड्रस लिक्विड फॉर्म में होता है। ये 82% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, हाईएस्ट है। अब आता है बोथ फॉर्म में, बोथ नाइट्रेट एंड अमोनियम फॉर्म। ठीक है, नाइट्रेट और अमोनिया दोनों में। तो इसमें आ जाता है अपना अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन कितना होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है 33%। इसमें से 16.5, इसमें जो 16.5% है, 16.5% है, ये आता है NO3 माइनस से, और 16.5% जो आता है वो आता है NH4 प्लस से। ठीक है, अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में ये रहता है। ये जो होता है ना बता, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है जैसे ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के चारों ओर ये इस तरीके से चिपक जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर इस तरीके से चिपक जाना। तो ये क्या होता है? हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक भी है, विस्फोटक फर्टिलाइजर भी है। ठीक है, याद रखना, ये विस्फोटक फर्टिलाइजर भी है। कौन? अमोनियम नाइट्रेट। ज़्यादातर तो कंटेंट ही पूछा जाता है, हमें कंटेंट पर ही फोकस करना है कि कितना परसेंट इसमें अमोनियम नाइट्रेट ये पाया जाता है। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद आता है आपका एमाइड फॉर्म। एमाइड फॉर्म, एमाइड फॉर्म ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक नेचर, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक नेचर मतलब कार्बनिक प्रकृति का, कार्बनिक
प्रकृति का, और दूसरा होता है अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नेचर का, अकार्बनिक प्रकृति का। ठीक है, इसमें आता है आपका यूरिया। क्या आ जाता है? यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2, ये इसका फार्मूला है। NH2CO NH2 पूछ लेते हैं कभी। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन परसेंट होता है 46%। इसको हम लिखेंगे हाईएस्ट इन सॉलिड फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजन के सॉलिड फर्टिलाइजर है ठोस, उसमें सबसे ज्यादा इसी में है। और लिक्विड का तो ओवरऑल पूछ ले तो कौन हो जाएगा? अनार्ड्राइस अमोनिया 82%, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए सॉलिड वाले में सबसे ज्यादा, तो यूरिया है। ठीक है, चीपेस्ट एंड मोस्टली यूज्ड, या क्या है? चीपेस्ट एंड मोस्टली यूज्ड, सबसे सस्ता और सबसे अधिक जो है उपयोगी यही है। क्लियर है? इसमें जो है यूरिया में बायोरेट परसेंटेज की बात करें तो वो कितना होता है? 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1.5%। और अगर फोलियर में है, फोलियर स्प्रे अगर आप कर रहे हो तो बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.25%। ठीक है, पत्ती छिड़काव कर रहे हो तो 0.25% होना चाहिए, और नॉर्मल अगर बायोरेट है तो वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हो, छिड़काव कर रहे हो, ठीक है, फोलियर छिड़काव मतलब स्प्रे मतलब ऊपर से छिड़काव कर रहे हो, पत्तियों पर छिड़क रहे हो, तो 0.25% होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में आता है अपना कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड। इसमें नाइट्रोजन जो है 21% होता है, बट नॉट यूज्ड इन इंडिया, नॉट इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में यूज नहीं होता है, ये इंडिया में यूज नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड। क्लियर है इतनी बात आपको? ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब हम इसमें बात करेंगे क्या, डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन। ठीक है, उपलब्ध नाइट्रोजन का निर्धारण, उपलब्ध नाइट्रोजन का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसमें करते हैं एल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड से। याद रखना, एल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड। अब कैसे करते हैं इस पे जाने की जरूरत नहीं है, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। एल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड यूज करते हैं इसमें, एल्कलाइन पर मैग्नेट विधि का इस्तेमाल किया जाता है इसको अवेलेबल नाइट्रोजन को पता लगाने के लिए। इसमें रेटिंग क्या होती है? रेटिंग मतलब नाइट्रोजन आपको कितना देना है, तो लेस देन 2080 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर से लेकर 280 से लेकर 560 और मोर देन 560। ठीक है, लो कैटेगरी में इतना और मीडियम में इतना देना है, और हाई देना हो तो कितना देना है। और ये केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर रेटिंग है इसकी, केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ठीक है, अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए कितनी मात्रा में आपको देना है, लो, मीडियम और हाई की कैटेगरी में। ठीक, नाइट्रोजन लॉस कैसे होता है बता चुका हूँ। जो नाइट्रोजन का लॉस है, नाइट्रोजन लॉसेस की बात करें तो ये होता है वोलेटिलाइजेशन से। किससे होता है? डिनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन से होता है, डिनाइट्रिफिकेशन से होता है, ठीक है, और लीचिंग से होता है। तीन तरीके से नाइट्रोजन का लॉस होता है। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस समझ लो। इसमें क्या होता है, देखो
नाइट्रिफिकेशन क्या होता है भैया समझ लो पहले तो। नाइट्रिफिकेशन नत्रजनीकरण, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसको समझो, ठीक। ये होता है अमोनिया NH4, इससे बनता है NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक, नाइट्राइट। तो यहाँ पर एक जो है काम करता है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है, जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। ये नाइट्रेट जो है वो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट में बदल जाता है, तो यहाँ पर काम कौन करता है, यहाँ पर काम करता है नाइट्रोबैक्टर, यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम करता है, तो ये नाइट्रेट में बदल जाता है, जो पौधे के लिए अवेलेबल होता है। अब डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये NO3 है माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NO2 में। जब ये NO2 से मतलब नाइट्रेट से किससे, नाइट्रेट से कितना बदल रहा है, नाइट्रेट में। तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया काम करते हैं, उसको बोलते हैं सूडोमोनास और बेसिलस, ये दो बैक्टीरिया काम करते हैं। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं राइस के अंदर नाइट्रोजन का लॉस जो है, राइस के अंदर नाइट्रोजन लॉस की बात करें तो राइस के अंदर नाइट्रोजन लॉस की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है किसके अंदर, राइस के अंदर जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग और वोलेटाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन से होता है, कितना, लगभग 60% राइस के अंदर, ठीक। उसके बाद जो होता है लीचिंग से, ठीक है, लीचिंग के दौरान। उसके बाद होता है वोलेटिलाइजेशन से, याद रखना। और नाइट्रोजन लॉसेस इन इंडिया, अगर पूरे इंडिया लेवल की बात करें, राइस की नहीं नॉर्मल की, तो वोलेटिलाइजेशन से सबसे ज़्यादा होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ समझ लेना। उसके बाद लीचिंग और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगर राइस में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन से होता है, और इंडिया में बात करें तो 60% लॉस होता है वोलेटिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। और क्या हमें यहाँ पर देखना है, हाँ, अब यहाँ पे आपको चीज़ें क्या देखनी है, डीनाइट्रिफिकेशन हमने समझ लिया। आप यहाँ पर कुछ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, मतलब नाइट्रिफिकेशंस को रोकने वाले, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स मतलब रोकने वाले। तो जो नत्रजनीकरण है की रोकथाम बोल सकते हो, रोकथाम। तो ये कौन करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो बेसिलस और जो सुडोमोनास है, ठीक है। जो बेसिलस और सुडोमोनास है वो क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उनकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन की एक्टिविटीज, ये जो है इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या पाया जाता है आपको, थायोयूरिया, मेथाक्साम, AM और एनसर्व। थायोयूरिया जो होता है ये लगभग मिलता है आपको 30 से 40% के आसपास, ये मिलेगा 31% नाइट्रोजन इसमें। मतलब ये जो है नॉन नाइट्रेट यूरिया होता है, नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होता है ये,
यहाँ पर नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिफिकेशन होने नहीं देगा, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को ही रोक देगा। तो ये लगभग 30 से 40% यहाँ पर थायोयूरिया और मिथाक्साम जो होता है, ऑक्सामाइड, मिथाक्साम नहीं ऑक्सामाइड लिखो, ऑक्सामाइड जो होता है वो 31% नाइट्रोजन उसके अंदर पाया जाता है। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जो नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन मतलब यहाँ NH4 से बनेगा NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास काम करेगा, NO2 से बनेगा NO3। तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब है कि यहाँ पर NO3 को बनने ही नहीं देना, NO3 को नहीं बनने देना, मतलब नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अब NO3 नहीं बनेगा मतलब वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं होगा। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर थायोयूरिया आ जाएगा, ऑक्सामाइड आ जाएगा, AM आ जाएगा और एंसर्व आ जाएगा। थायोयूरिया में 30 से 40% नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सामाइड में 31% नाइट्रोजन मिल जाएगा। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब यही है कि NO3 नहीं बनने देना। NO3 क्या होता है? नाइट्रेट होता है, मतलब नाइट्रेट फर्टिलाइजर को नहीं बनने देना, उसको रोकना। तो उसको ये नाइट्रीफाइंग एक्टिविटीज, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे सुडोमोनास और बेसिलस, वो उसको बनने नहीं देते क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में क्या आ जाता है? एक तो सिंथेसाइज फर्टिलाइजर आ जाते हैं, कंपाउंड सिंथेसाइज कंपाउंड आ जाएंगे, और आ जाएंगे कोटेड फॉर्म। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सिंथेसाइज में क्या आ जाएगा? सबसे पहले यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें जो है कम से कम 33 से लगभग 40% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक। एक होता है IBDU और एक होता है CDU। इसमें 32.2% होता है, इसमें 32.5% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा सल्फर कोटेड यूरिया, ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया, ठीक। ये आ जाएंगे इसके अंदर स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में। बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। हमें चीज़ें जल्दी कवर करनी, तो हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा। अब नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी की बात करते हैं। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, ठीक है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, तो ये कितनी होती है? फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इसकी होती है 30 से लेके 60%। तो लॉसेस कितना हो गया? लॉसेस हो गया लगभग कितना? 40 से 70%। 30 यूज हुआ 70% लॉस, 60 यूज हुआ 40% लॉस। राइस में हमने क्या पढ़ा था? राइस में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी थी? 30 से 40%। और अदर क्रॉप की आप देखोगे तो लगभग 50 से 60%, है ना। 50 से 60%, तो रेंज वही आ रही है 30 से 60%। ओवरऑल 30 से 60% नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हो गई। राइस में 30 से 40% है, अदर क्रॉप में 50 से 60% यूज हो रहा है, तो 30 से 60% की रेंज आ गई। इतना लॉस ये नाइट्रोजन यूज करती है क्रॉप, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। अब देखते हैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर। फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक की बात करते हैं। इसमें देख लो, इसमें 3 कैटेगरी है। एक पहला होगा वाटर सोल्यूबल, ठीक है, पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील, इसको मोनो कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। दूसरा साइट्रेट, सिट्रस या साइट्रेट सोल्यूबल, साइट्रेट घुलनशील, और दोनों में अघुलनशील। तीसरा हो जाएगा क्या? बोथ वाटर, दोनों में इनसोल्यूबल। तीसरा क्या है? वाटर एंड साइट्रेट इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर, जल और साइट्रेट दोनों में अघुलनशील। इसको क्या बोलते हैं? मोनो कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। मोनो कैल्शियम
फास्फेट भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या आता है आपका SSP, DSP, TSP, DAP और MAP, ठीक है, ये फर्टिलाइजर आते हैं इसमें। सिंगल सुपर फास्फेट 16% क्या होता है P2O5, 19% क्या होगा इसमें कैल्शियम और 12% क्या होगा सल्फर। DSP में 32% P2O5, इसमें TSP में 48% P2O5, ठीक, और DAP में 18% होगा नाइट्रोजन और 46% क्या होगा P2O5, और MAP में 11% होगा नाइट्रोजन और 48% क्या होगा P2O5, ठीक है। मोनो अमोनियम फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट, DAP मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, MAP मतलब मोनो अमोनियम फास्फेट, ट्राई सल्फेट फास्फेट और डाई सल्फेट फास्फेट, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। साइट्रेट सोल्यूबल में आ जाएगा डाई कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, और बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग। डाई कैल्शियम फास्फेट आप ले लो 33 से 40% यहाँ मिल जाएगा आपको P2O5, और बेसिक स्लैग में 14 से 18% आपको मिल जाएगा P2O5, 14 से 18% P2O5, क्लियर। और दोनों में वाटर एंड साइट्रेट सोल्यूबल की बात करें तो यहाँ आ जाएगा रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, इसमें 20 से लेके 40% तक मिलेगा आपको P2O5। फिर आ जाएगा रॉ बोन मिल, रॉ बोन मिल में आ जाएगा 20 से 25% P2O5, और स्टीम्ड बोन मिल, इसमें होता है 20 से 30% P2O5, ठीक है। यह फास्फेटिक फर्टिलाइजर हो गए। फास्फेटिक फर्टिलाइजर में जो रेटिंग होती है, फास्फोरस की जो रेटिंग होती है P रेटिंग, वो कितनी होती है लेस देन 10%, नहीं 10 kg P2O5 पर हेक्टेयर, ये लो रेटिंग है। मीडियम रेटिंग क्या हो जाएगी 10 से 25, और हाई रेटिंग क्या होगी मोर देन 25 kg P2 पर हेक्टेयर है, ठीक है। ये फास्फोरस की रेटिंग है। बच्चा लोग, अब फास्फोरस की जो एफिशिएंसी कितनी है यह भी पूछा जाता है कि फास्फोरस फर्टिलाइजर जो है कितना प्लांट यूज करता है और कितना वेस्ट हो जाता है। तो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी की बात करें, फास्फोरस यूज एफिशिएंसी तो ये लगभग होती है 20 से 30%। तो लॉसेस कितना हो जाता है, लॉसेस हो जाता है वही 70 से 80% फास्फोरस का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर जो है इमोबिलाइज हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा सीड के नीचे थोड़ा सा डेप्थ में इसको देते हैं। ये क्या होता है, प्लांट की रूट या सीड जो है जैसे नीचे बढ़ता है, समझ में आई बात। जैसे मान लो ये हमारा सीड है, तो फास्फोरेटिक फर्टिलाइजर को हमेशा थोड़ा सा नीचे देते हैं। कहाँ देते हैं? सीड के नीचे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोबाइल होता है, ये मूवमेंट नहीं करता। तो जैसे सीड की रूट्स नीचे आती है तो वो फास्फोरेटिक फर्टिलाइजर को ले लेती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है 20 से 30% होती है और बाकी इसमें लॉस हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पोटासिक फर्टिलाइजर की। पोटासिक फर्टिलाइजर, पोटासिक उर्वरक। क्लास लेते लेते थक चुका हूँ बच्चा मैं, है ना। आपका आज दो लंबी लंबी क्लास हो गई। एक हमने सॉइल ऑफ इंडिया ली, फिर देन मैंने सॉइल टेक्सोनॉमी कंबाइन लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर वो, और लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर ही है। 3 घंटे हो गया मुझे रिकॉर्ड करते करते। तो ऑलमोस्ट मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। फिर भी कोशिश करूंगा कि आज हम सॉइल साइंस को ख़त्म करें। एक आध लेक्चर बचेगा तो मैं कल ले लूँगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। सुबह से आज मैं लगभग 4 से 5 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना। तो सिर्फ आपकी नहीं है, कुछ और भी क्लासेस में लेता हूँ, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं और भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पोटासिक फर्टिलाइज़र में बात करें तो पोटासिक फर्टिलाइज़र में सबसे पहले आता है KCl। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास MOP भी बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। इसमें जो K2O पाया जाता है ये कितना होता है? 60% होता है, हाईएस्ट इन पोटासिक फर्टिलाइज़र। ये क्या होता है? हाईएस्ट इन
पोटासिक फर्टिलाइजर। पोटासिक फर्टिलाइजर में, पोटास उर्वरक में सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। ये सूटेबल है किसके लिए? सूटेबल है, उपयोगी है किसके लिए? एसिडिक एंड हेवी सॉइल, ठीक है, हेवी सॉइल, नॉट एल्कलाइन सॉइल। याद रखना, एल्कलाइन सॉइल के लिए, क्षारीय मृदा के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्षारीय मृदा के लिए उपयोगी नहीं है, ये अम्लीय और भारी मृदा के लिए उपयोगी है, ठीक है। और मैं बोल दूं तो नॉट सूटेबल, उपयोगी नहीं, उपयोगी नहीं किसके लिए? तो गन्ना, शुगर केन, आलू, पोटैटो, तंबाकू, टमाटर, इन फसलों के लिए उपयोगी नहीं। क्यों? क्योंकि KCl क्या देता है? क्लोरीन आयन। क्या देता है? क्लोरीन आयन देता है, जो क्या करता है? इनकी क्वालिटी को क्या कर देता है? खराब कर देता है, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर देता है, ठीक है। तो इन फसलों में क्या यूज करना चाहिए? इन फसलों में यूज करना चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यूज करना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट में K2O की मात्रा कितनी होती है? पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में जो होती है वो 13% है, इसमें होती है 17%, ठीक है। 17.5% क्या होता है? इसमें K2O होता है 17.5%, और 17.5% तो सल्फर होता है, और K2O होता है इसमें 48%, ठीक है। एक होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो K2O होता है वो होता है 44%, और इसमें नाइट्रोजन होता है 13%। क्लियर बच्चा? तो ये पोटासिक फर्टिलाइजर हो गया। इसकी रेटिंग कितनी है? मैं रेटिंग की बात करूँ तो इसमें 108 से 280 और 280 से ज़्यादा क्या kg K2O पर हेक्टेयर, ये लो लिमिट, ये मीडियम रेंज, और ये हाई रेंज, ठीक है। फास्फोरस में एक चीज़ और याद करना, क्या? यहाँ पर आएगा आपको P परसेंटेज निकालना है, तो P2O5% में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.43 का, और अगर P2O5% निकालना है तो परसेंटेज P में मल्टीप्लाई कर देंगे 229 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या करेंगे? नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में अगर K परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज K2O में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.83 का, और परसेंटेज K2O निकालना है तो परसेंटेज K में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20 का, ठीक है। ये जो है कन्वर्जन रेशियो कैसे निकालते हैं, कन्वर्जन रेशियो निकालने के लिए है, ठीक है बच्चा लोग। और कुछ बचा है इसमें? हाँ, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो इसमें फ्लेम फोटोमीटर यूज़ करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर यूज टू डिटरमाइन K2O अवेलेबिलिटी, ठीक है। पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को कैसे पता करते हैं? तो फ्लेम फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। और इसकी जो इफिशिएंसी है, पोटाश यूज इफिशिएंसी कितनी है इसकी, जो है फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी कितनी है इसकी? तो 50 से 60% इसकी ये है। और लॉसेस कितने हो जाते हैं इसमें? लॉसेस हो जाते हैं इसमें 40 से 50% के हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है बच्चा। अब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें क्या क्या वैल्यू होती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, अपना आयरन सल्फेट होता है, जिप्सम होता है, जिप्सम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, वो आप टेबल आपको पूरी याद करनी है, जैसे ये है, ठीक है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आयरन किस में कितना % पाया जाता है, ठीक, आपको क्लियरली, ठीक है। मैं विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ देखना है, जैसे फेरस सल्फेट में कितना % आयरन होता है, तो 19% ये पूछा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट में कितना होता है? 26% मैग्नीज होता है। जिंक में 2 फॉर्म है यहाँ, जिंक सल्फेट हेप्टा वाला, हेप्टा मतलब कि 7H2O, यहाँ पे जो वाटर का जो मोलिक्यूल्स है वो 7 है,
तो 21% जिंक आ जाएगा। और मान लो मोनोहाइड्रेट बोला, मतलब यहाँ पर वाटर का मोलिक्यूल एक ही है, 33% जिंक होगा उसमें। बोरेक्स में 11% बोरॉन होता है, कॉपर सल्फेट में 22.5% कॉपर होता है, अमोनियम मोलिब्डेनम में 52% होता है, वो भी फोलियर स्प्रे में। जिप्सम में फिर दो फॉर्म है, हाइड्रेट जिप्सस मतलब कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, 23% तो लगभग कैल्शियम है और 18% सल्फर है। अनहाइड्रेट में आ जाएगा जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, तो 29% कैल्शियम और 18% यहाँ पर सल्फर होता है। तो ये पूरा फर्टिलाइजर हमने आज डिस्कस किया, मतलब मेन्यूर और फर्टिलाइजर दोनों हमारा कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है ना, मेरी खुद की एनर्जी डाउन हो गई है। अब बचा है बायो फर्टिलाइजर और आपका प्लांट न्यूट्रिएंट और प्रॉब्लमेटिक सॉइल। 3 लेक्चर, बायो फर्टिलाइजर, प्रॉब्लमेटिक सॉइल और प्लांट न्यूट्रिएंट, 3 लेक्चर और है सॉइल साइंस में। सॉइल साइंस आपकी खत्म हो जाएगी, एक आध कुछ मिसलिनियस रहेगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।